स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके फाइन। तो बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ की। एंड इन बिजनेस स्टडीज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट कॉन्सेप्ट of our chapter controlling, and controlling is also a last chapter of part A. And in this last concept of controlling, we are going to discuss about the various techniques of analyzing the deviations. First of all, we should know about the techniques which are used for analyzing the various kind of deviations. What are these techniques? ठीक है, तो हमें इनके ऊपर फोकस करना है बेसिकली बेटा। और जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं तो देयर आर टू मेनी टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग द वेरियस काइंड ऑफ डेविएशन इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। बट when we talk about as per our syllabus, then we will going to discuss about there are two techniques. First one is critical point control and another one is management by exception. तो बेटा इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ओके, तो हम समझते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल टेक्निक है क्या। तो बोल रहा है इट मीन्स कीपिंग फोकस ऑन सम की एरियाज एंड इफ देयर इज एनी डेविएशंस इन दीज की एरियाज देन इट मस्ट बी अटेंडेड अर्जेंटली। देखो बेटा, जब हम बात कर रहे हैं सम की एरियाज की, तो की एरियाज का मतलब क्या है कि देखो जब भी हम कंट्रोलिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें पता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वी हैव सेट आवर टारगेट्स, वी हैव सेट आवर स्टैंडर्ड्स, है ना, एंड नाउ वी आर परफॉर्मिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना। हमें करना क्या है, जो सेट टारगेट्स है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उनको क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है और वहाँ पर चेक करना है कि क्या कोई डेविएशंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रोल इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्टार्ट होता है कि देखो डेविएशंस बेटा आ सकते हैं। डेविएशंस आना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों की जो कंपैरिजन में हम चेक करेंगे तो ज़रूरी थोड़ी कि जो हमारे टारगेट्स थे वो जो हमने परफॉर्मेंस किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो। ठीक है, हो सकता है कि वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो डेविएशंस का रोल क्या है वो इंपॉर्टेंस रखता है बेटा यहाँ पर कि क्या डेविएशंस का जो लेवल है वो बहुत लो है या डेविएशन काफ़ी हाई रेंज का है। ठीक है बेटा, वो हम उस चीज़ पे हमें फोकस करना है। और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या बोलता है कि हमें उन्हीं डेविएशंस के ऊपर फोकस करना जो की डेविएशंस है या फिर जो की एरियाज से लिंक करते हैं। ओके, तो की एरियाज आर दोज विच हैव इम्पैक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ की एरियाज का मतलब क्या होगा कि वो डेविएशंस जिनका इम्पैक्ट पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, if there is increase in the production cost by ₹5 per unit and there is a increase in postal cost by ₹20, then more focus should be more focus should be to find out reason for increase in cost of production as well as it will affect the profit and future revenue of the organizations। अब समझो बेटा इसको क्या बोल रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो चीज़ों में इंक्रीमेंट हुआ है। एक था आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज ₹5। एक आपका जो पोस्टल कॉस्ट थी वो इंक्रीज हुई है। तो अब यहाँ पर जो है क्रिटिकल, हमने जब पॉइंट कंट्रोल की बात करेंगे तो हमें मोर फोकस वी शुड बी मोर फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट रादर देन पोस्टल कॉस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है बेटा पोस्टल कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट है जो कि हमारे हाथ में नहीं है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रही है हमारे प्रॉफिट्स पर। ठीक है, हमारे रिवेन्यूज़ पर। ठीक है, तो हमें ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना बेटा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट ₹5 से इंक्रीज हुई है। यहाँ पर प्राइस नहीं देखना कि भाई पोस्टल कॉस्ट तो ₹5 की थी और जो प्रोडक्शन कॉस्ट ₹5 की थी और पोस्टल कॉस्ट ₹20 की थी, तो वी शुड फोकस ऑन द पोस्टल कॉस्ट। नहीं बेटा, इस तरीके से नहीं करना है। हमने देखना है कि हमारा की एरिया क्या है, और की एरिया यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट है विच विल डायरेक्टली इम्पैक्ट अवर प्रॉफिट्स एंड रिवेन्यू। क्लियर है बेटा, क्योंकि पोस्टल कॉस्ट हमें पता है कि ये मैनेजर के कंट्रोल के बाहर की बात है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा कि जो पोस्टल कॉस्ट है उसके ऊपर फोकस ना करके हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं बेटा, बोलता है इफेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर्स अटेंशन टू फैक्टर क्रिटिकल टू इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान्स। ठीक है, मतलब जो इफेक्टिव कंट्रोल होगा उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें एक क्रिटिकल फैक्टर के ऊपर अटेंशन देना है और उसके इवेलुएट करना है उसके जो प्लान्स है उसके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड्स आर यार्डस्टिक्स अगेंस्ट विच एक्चुअल और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। वो हम कर ही चुके हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये हमारे यार्डस्टिक्स हैं, ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब मैनेजर क्या, अब देखो बोल रहा है, अब मैनेजर चूज पॉइंट्स ऑफ स्पेशल अटेंशन वॉच प्रोसीडिंग्स एज प्लान्ड। देखो
जो मैनेजर है उसको क्या चूज़ करना है, स्पेशल अटेंशन, किस चीज़ के ऊपर क्या वॉच करना है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं एज पर प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ये इसका प्रिंसिपल कहलाएगा बेटा। यस। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में बेटा क्या बोल रहा है, देखो जरा, बोल रहा है इट मीन्स द मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग। समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि कंट्रोल सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करना है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है कंट्रोल करने की। तो बोल रहा है द डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल्ड बाय द मैनेजर एंड माइनर डेविएशंस कैन बी इग्नोर्ड। मतलब जो माइनर डेविएशंस है उनको इग्नोर करना है और वो डेविएशंस के ऊपर फोकस करना है जो स्पेसिफिक रेंज से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, बोल रहा है मैनेजर शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर माइनर डेविएशन, रादर ही शुड कंसंट्रेट ऑन रिमूविंग द डेविएशंस ऑफ हाई डिग्री। मतलब उसको माइनर डेविएशन के ऊपर फोकस ना करके जो हाई डिग्री डेविएशन है उनके ऊपर फोकस करना है मेनली। ठीक है, हाँ जी। तो आगे बोल रहा है व्हाट इज एमबीई। एमबीई बोले तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो बोल रहा है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज अ पॉलिसी बाय विच मैनेजमेंट डिवोट्स its time to investigating only those situations in which actual result differ significantly from planned results। ठीक है, मतलब जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है वो प्लान रिजल्ट से अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस रखता है तो ही हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स दीज माइनर डेविएशंस। यस, बोल रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीई वाज propounded बाय फेनब्रिक विंसलो टेलर। एफडब्ल्यू टेलर साहब थे हमारे जिन्होंने प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्या किया था, प्रपाउंड किया था। हाँ जी, बोल रहा है अटेंशन एंड प्रायोरिटी इज गिवन ओनली टू मटेरियल डेविएशंस। ठीक है, जो मटेरियल डेविएशंस है उनको प्रायोरिटी देनी है, रिक्वायरिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड करेक्शंस, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है कि इन्वेस्टिगेट करना और करेक्ट करना है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मोटिवेशनल एंड कंट्रोल टेक्निक। ये मोटिवेशनल एंड कंट्रोल टेक्निक का पार्ट है बेटा। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट्स फोकस ऑन रियली इंपॉर्टेंट टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक टास्क। जो रियली इंपॉर्टेंट टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक टास्क हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जो माइनर डेविएशंस हैं उनके ऊपर ये फोकस नहीं करता है। यस, तो बेनिफिट्स देखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ये हमारा टाइम सेव करेगा बेटा, ये कंसंट्रेट करता है कि एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर्स ऑन द मेजर प्रॉब्लम्स और वी कैन से बिग प्रॉब्लम्स। हाँ जी, ये बेटर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को फोकस करता है। इसके अंदर जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा वो प्रोवाइड करता है बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनल्स। ठीक है, तो मतलब ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं बेटा, इनको ज़्यादा डीप में नहीं करना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये आपको प्रॉपरली समझाने के लिए थोड़ा स्लाइड्स को ज़्यादा बढ़ाया गया है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। अभी तक हमने देखा कि इवेल्युएटिंग जो टेक्निक्स थी कि इवेल्युएट कैसे करना है। अब हमने बात करनी है कि जो मैनेजरियल कंट्रोल्स हैं उसकी टेक्निक्स क्या है बेटा। तो इन टेक्निक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। हाँ जी, तो इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इन शॉर्ट पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर ये बहुत लिमिटेड पार्ट है, इसका बहुत डिटेल में नहीं है, तो हम इसको इन शॉर्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा। हाँ जी, ट्रेडिशनल टेक्निक आपको बेसिकली इनके नाम याद कर लेंगे, ट्रेडिशनल टेक्निक कौन कौन सी है और मॉडर्न टेक्निक्स कौन कौन सी है बेटा। मेन तो आपको नाम याद करना है और उनकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या बेसिक मीनिंग है वो आपको याद करना है। हाँ जी, तो ट्रेडिशनल टेक्निक के बारे में बोल रहा है कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अब देखो सबसे बड़ी ट्रेडिशनल टेक्निक तो क्या है कि जो मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं वो पर्सनल ऑब्जर्व करते हैं, पर्सनली जाकर के ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज़, हमारे वर्कर्स क्या काम कर रहे हैं, क्या सेट टारगेट्स के अकॉर्डिंग वो अपने जो उनके प्लान जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को चेक करता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो बेटा जो एम्प्लॉय होता है वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके बिल्कुल सामने उसका बॉस खड़ा होता है। हाँ जी, स्टैटिकल रिपोर्ट की स्टैटिक्स देख लेता है कि सेम जो हमारा काम हो रहा है बाकी जगह पर ये काम हो रहा है, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम काम किया जाता है तो उसका स्टैटिकल रिपोर्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो वो स्टैटिकल डाटा जितने भी उनको लेकर के उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, इवेल्युएशन करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो बेटा ब्रेक इवन एनालिसिस पहले समझो है क्या। ब्रेक इवन एनालिसिस एक वो पॉइंट है वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, जहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं है तो लॉस भी नहीं है, लॉस भी नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं है, मतलब ये ब्रेक इवन की कंडीशन है जहाँ पर हमें क्या करते हैं, न्यूट्रल में रहते हैं बेटा। तो बोल रहा है इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो मेनली क्या किस किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप आता है बेटा, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स के बीच में रिलेशन आएगा। बोला द सेल वॉल्यूम एट विच देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो मतलब ये टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं बेटा
हम इनको यूज़ किस तरीके से करते हैं, इनके प्रोसेस क्या है बेटा, उनको हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस के अंदर पार्ट नहीं है। आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर जाएंगे, बीकॉम करेंगे बेटा, एमकॉम करेंगे, उस टाइम आप इनको डीपली पढ़ेंगे बेटा। लेकिन अभी आपको सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट समझना है कि इनका मतलब क्या, सिंपल। हाँ जी, बोल रहा है बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल में बोल रहा है कि ऑल ऑपरेशंस आर प्लान इन एडवांस इन द फॉर्म ऑफ बजट्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद बजटरी स्टैंडर्ड्स। तो अब बजटरी कंट्रोल में तो हम क्या करते हैं बेटा, हर एक चीज़ की पहले प्लानिंग करते हैं, एक बजट क्रिएट करते हैं, एक मेजरमेंट के तौर पर कि भी हमने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना काम को परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर उस जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट उसको बजटरी रिजल्ट से स्टैंडर्ड से जो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। बोल रहा है अब बजट इज अ क्वान्टिटेटिव स्टेटमेंट फॉर अ डेफिनेट फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव। मतलब एक गिवन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बजट, ठीक है। उसको हम बजट बोल देते हैं। इसके एडवांटेज थोड़े देख लेते हैं बेटा, क्या है कि इस एडवांटेज है ट्रेडिशनल टेक्निक के बेटा। तो क्या बोल रहा है, अचीव कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, इससे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। फोकस करता है स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड टारगेट्स के अंदर, कि जो टाइम बाउंड टारगेट के अंदर स्पेसिफिक जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन है बेटा एम्प्लॉयज़ के लिए, कि एम्प्लॉय के बिल्कुल सामने उसके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। बॉस की जो डायरेक्शन के अंडर वो काम कर रहे हैं, तो उससे वो डायरेक्टली मोटिवेट होकर के अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं बेटा। यस, हाँ जी। लास्ट हमारा है मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक के अंदर बोल रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, पार्ट एंड सीपीएम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सबको हम पढ़ेंगे बेटा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ROI को हम बोलते हैं इन शॉर्ट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो नाम से पता चल रहा है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले में रिटर्न कितना मिला है। तो बोल रहे हैं इट इज़ यूज टू मेजर वेदर द इन्वेस्टेड कैपिटल हैज़ बीन यूज्ड इफेक्टिवली फॉर जनरेटिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न। मतलब ये इसमें चेक किया जाता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है क्या उससे हमें इन रिटर्न रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, उसी को चेक करते हैं। रेशियो एनालिसिस बेटा ये अपना आप एक पूरा फुल फ्लेज आपका चैप्टर रहेगा, ठीक है, जिसको आप अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे बेटा। हाँ जी। तो बोल रहा है एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू कंप्यूटेशन ऑफ रेशियोज। अब इसमें क्या क्या रेशियो आएंगे, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियोज, ये सारे वो रेशियोज है बेटा जो आप इन डिटेल इन प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे हम लोग इसको अकाउंटेंसी के अंदर। तब आपको ये पॉइंट प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि हमें रेशियो एनालिसिस के बेस पर किस तरीके से जो हमारी स्टेटमेंट्स उनको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड्स थे उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से किस तरीके से हम उसको कंपेयर करेंगे। हाँ जी। फिर बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग्स। तो इसके अंदर क्या करता है, जो हर एक जो है पार्ट के डिवीजन कर दिया जाता है, ठीक है। लाइक कॉस्ट सेंटर अलग से क्रिएट कर दिया, रेवेन्यू सेंटर अलग से क्रिएट कर दिया, इन्वेस्टमेंट सेंटर अलग से क्रिएट कर दिया, प्रॉफिट सेंटर अलग से क्रिएट कर दिया, ताकि सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट हो जाए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो लोग अपना टारगेट को अचीव करें। क्लियर है बेटा। अगर आप पॉइंट है मैनेजमेंट ऑडिट कि रेगुलर बेसिस पर एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद परफॉर्मेंस की जो है ऑडिट होना, बाहर से जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है वो वहाँ पर आएंगी और उसके मैनेजमेंट की अथॉरिटी जो भी है ऑडिटिंग करेंगी कि एक्चुअल में क्या काम आपने सेटअप किया था और क्या आपका एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुआ है, उसका कंपेरिजन करेंगे और वो डेविएशंस को वहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो वो सब इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्ट एंड सीपीएम। बेटा पर्ट का मतलब होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। जो प्रोग्राम आप इवेल्युएट कर रहे हैं उसके रिव्यू कर रहे हैं उसकी टेक्निक है। सीपीएम मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है बेटा। तो इन सब के थ्रू बेटा हम क्या करते हैं कि यूजफुल टेक्निक्स हैं फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट हैं उनको मतलब ये प्लान, शेड्यूल एंड डायरेक्ट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। इसको बेटा डिटेल में आप बीकॉम में जाकर पढ़ेंगे बेटा, उसके अंदर ये फुल फ्लेज एक चैप्टर है अपने आप में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज MIS। ये आप क्लास 11th में कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग के अंदर भी MIS आप पढ़ चुके हैं बेटा। इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को भी आपने पढ़ा था, एक ऑटोनोमस प्रोसेस भी पढ़ा था कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर, तो ये उसी से लिंक करता है बेसिकली। बोल रहा है MIS इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम विच जनरेट इन्फॉर्मेशन बाय सिस्टमेटिकली प्रोसेसिंग मैसिव डाटा, ठीक है। मतलब सिस्टमेटिकली प्रोसेस करता है मैसिव डाटा को, वेरियस काइंड ऑफ वी कैन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, लाइक टैली, ERP9, है ना बेटा। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स को, हमारे टारगेट्स को हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डेविएशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके डेविएशंस के लिए एक करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फुल जो भी था बेटा अपना एक चैप्टर था जो कंट्रोलिंग, वो यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा।
आपने बेटा इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और इसके नोट्स अपनी नोटबुक में क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है। और बेटा ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप देखेंगे अगर ध्यान से तो मेन फोकस कंट्रोलिंग प्रोसेस के ऊपर रहा है बेटा, कि कंट्रोलिंग के प्रोसेस क्या थे। और कंट्रोलिंग के प्रोसेस मुझे लगता है आप सभी को अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको याद हो जाने चाहिए बेटा, ठीक है। कंट्रोलिंग प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, एक सिंपल आप माइंड में एक सेटअप कर लीजिए, इसको अपने वीकेंड से एक थ्योरी के बेस पर या एक स्टोरी के बेस पर इसको कंट्रोल अपने माइंड में डाल सकते हैं। लाइक सबसे पहले कंट्रोलिंग में हम करेंगे क्या, स्टैंडर्ड्स सेट करेंगे, फिर हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे, फिर स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे, फिर हम उनको कंपेयर करने के बाद उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करते टाइम हम चेक करेंगे कि कोई डेविएशंस तो नहीं है, डेविएशन नहीं है तो कंट्रोलिंग प्रोसेस वहीं ख़त्म है। अगर डेविएशंस आते हैं देन वी शुड हैव फोकस्ड ऑन दिस डेविएशंस, कि ये डेविएशंस माइनर डेविएशंस या मेजर डेविएशंस हैं, क्या इन डेविएशन को इग्नोर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर इग्नोर किया जा सकता तो इट्स ओके, कंट्रोलिंग प्रोसेस वहीं ख़त्म है। अगर नहीं किया जा सकता है तो वी शुड टेक सम करेक्टिव एक्शंस ओवर देयर, है ना। तो वो सारे सिंपल बिल्कुल बेटा एक सीक्वेंस में एक प्रोसेस बन रहा है बेटा, बहुत इजी है, तो आपको इसके ऊपर फोकस कर लेना है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।